कैप्टन साहब पास आता हूँ। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये कि कोई अपडेट्स अगर आप देना चाहें, आप 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे और यकीनन वो मसरूफ़ियत वाली बात थी ही, बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन इधर जो डेवलपमेंट हुई सीज़-फायर, आप बार-बार कह रहे थे, बार-बार आप हम सब दुआ करते थे कि सीज़-फायर हो जाए। लेकिन कैसे देखते हैं आप इस पूरे उसको? जी। डॉक्टर रिजवी, सीज़ फायर तो दुनिया उम्मीद कर रही थी कि 31 दिसंबर के पहले ही साइन हो जाती तो बहुत अच्छा होता। नया साल 1 जनवरी एक बहुत ही मुबारक मौका होता सीज़ फायर के लिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज़ फायर कल से चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज रात को इज़राइल बमबारी नहीं करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है ईरान के बीच में और रूस के बीच में। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन जाके रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। 20 साल का उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का डील भी साइन किया है। जाहिर बात है कि डिफेंस के जो मुद्दे हैं और नॉर्मल जो ट्रेड है, व्यापार दोनों के देशों के बीच में वो इसमें एक इम्पोर्टेंट स्थान पाएगा। दुनिया की नज़र भी है कि ईरान और रूस के बीच में जो ये डील साइन हुई है, पैक्ट साइन हुआ है, करार साइन हुआ है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो बहरहाल जैसे-जैसे डिस्कशन आगे बढ़ती है, हम लोग और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएँगे। आज के लिए तो मैं सिर्फ़ यही उम्मीद दोबारा करता हूँ कि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कम से कम आज की रात वो एक चैन की साँस लेके सोएँ। सीज़ फायर कल से है। मैं फिर ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इज़राइल की एयरफ़ोर्स आज रात को गज़ा में जबालिया के आसपास बमबारी नहीं करे। जी। बिल्कुल, मैं शुरू में मैं सवाल करूँ उससे पहले प्रोफ़ेसर तेजावत आपसे भी, क्योंकि लग रहा है नेटवर्क सही नहीं था तो इसलिए तेजावत जो है वो फिर से शायद जुड़ेंगे। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरह से हमले, बहुत भयंकर हमले इज़राइल ने किए, सीज़ फायर अनाउंस के बाद भी, भले ही लागू ना हुआ हो लेकिन एक अनाउंसमेंट तो हो गई, बातचीत हो गई, सब इसके बावजूद बड़े हमले इज़राइल ने किए। आज जो है फिर हमास ने धमकी दी, उनके जो लड़ाके, और उन्होंने कहा कि क्या आप जिंदा जो कैप्टिव्स हैं उनको नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने वहां के लोगों से भी, इजराइल के लोगों, आवाम से अपील की कि आप कम से कम दबाव बनाएं कि ये हम पे हमला न करें इस तरह से, क्योंकि 125 लोग मार दिए सीज फायर के बाद भी। तो कैप्टन साहब, ये हमले बार बार करना, मतलब ये चीज तो तय हो गई, अब क्या है? इसके बावजूद हमले, क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है या क्या है? क्योंकि तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि दरअसल ये घुटने ही टेकने हैं और नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वो अपने कैप्टिव्स को वॉर के यानी हमले के बल पर नहीं छुड़ा सके। वो हमास को भी एलिमिनेट नहीं कर सके, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम जो है इनको हटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या ये उसकी खीज है, क्या है क्या? क्यों हमले नहीं रुक रहे हैं? और कैसे यकीन किया जाए कि फिर बाद में इज़राइल खामोश हो जाएगा? कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी ऐसा है कि इज़राइल की जो अंदरूनी डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, उसमें नेसेट जो है, उनकी जो पार्लियामेंट है, उसमें तो नेतन्याहू की जो सरकार है, वो तो शुरुआती दिनों से ही माइनॉरिटी सरकार रही है। लिकुद पार्टी उनकी पार्टी है, लेकिन लिकुद पार्टी अपने बलबूते पर वहाँ सरकार नहीं बना सकती, सरकार नहीं चला सकती। तो उनको हमेशा सपोर्ट लेनी पड़ी है शुरुआती दिनों से ही जो एक्सट्रीम जूइश राइट विंगर्स हैं, यानी ऐसे जूइश जो अपने को बहुत खूंखार मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अभी नहीं, 10 साल पहले, 40 साल पहले भी ये एक्सट्रीम राइट विंग जूइश ऐसे ही बात करते थे। एक तो इनका बहुत ज़्यादा दबाव है नेतन्याहू के ऊपर कि जंगबंदी साइन ना करें कि ये एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं, ज्यूज़ हैं, इनका तो ये कहना है कि नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेक दिए।
तो इनको थोड़ा दिखाना पड़ता है नेतन्याहू को कि भाई हमने घुटने नहीं टेके, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं, इस घंटे में भी कर रहे हैं, आज रात को भी करेंगे। पिछले 48 घंटे में और भी खास बात हो गई। पिछले 48 घंटे में खास बात ये हो गई कि नेतन्याहू की अपनी खुद के लिकुद पार्टी के जो मंत्री हैं या दूसरे, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट के मेंबर जो है, सेनेट कैबिना के जो मेंबर हैं लिकुड पार्टी के, उन्होंने भी बगावत कर दी है और वो भी कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर देंगे अगर ये सीज फायर अमल में लाया जाता है। ऐसे में नेतन्याहू को अपनी लिकुड पार्टी के ही इन लोगों से ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, हमास के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं, उनको ये बमबारी जारी रखनी पड़ रही है। वैसे फौजी तौर पे मैं आपको बता दूं कि इजराइल की एयरफोर्स में किसी भी वक्त करीबन 100 जहाज, 200 जहाज के साथ वो तैयार रहते हैं। इजरायली एयरफोर्स का कोई भी कमांडर अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर वो 100 जहाज या 200 जहाज लॉन्च कर सकता है। अब ये जहाज जो है सब जमीन पे खड़े हैं, बेरोजगार खड़े हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई नहीं हो रही, ईरान पर हमला करने की इजाजत अमेरिका दे नहीं रहा। तो बेरोजगारी की हालत में इजराइल की एयरफोर्स क्या करेगी? उनके कमांडर कहते हैं चलो नेतन्याहू से परमिशन लेते हैं और 100-200 बॉम्ब गिरा देते हैं हमास के ऊपर। हो ये रहा है कि सीज फायर के पहले नेतन्याहू मैक्सिमम चोट पहुंचाना चाहते हैं हमास के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू ऑफिशियली तो ये दावा कर रहे हैं कि हमास को 90% खत्म कर दिया गया है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो बोल रहे हैं नहीं, हमास तो अभी भी जिंदा है, और इसी तरह से हमास भी बोल रहा है कि वो जिंदा है। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि आखिरी दौर तक, यानी कल दोपहर के यहाँ 12 बजे तक बमबारी जारी रहे। कैप्टन साहब इंटरप्ट करेंगे। ये ब्लिंकन ने ये बात कही है कि जितने खत्म ये विरोधी, अब ब्लिंकन अगर विरोधी है तो मुझे वो ये स्टेटमेंट जो आई है वो ब्लिंकन की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि जितने खत्म नहीं किए उससे ज्यादा हमास ने अपने में शामिल कर लिए, ये बात कही थे। तो इसमें विरोधी नहीं है, फिर परेड कर रहे हैं, हमास के लोग परेड कर रहे हैं, फिलिस्तीनी खुशियां मना रहे हैं, ईरान में जश्न है, पूरा रोड पे लोग निकल करके आए हैं। इस तरह के जो सीन है, क्या इससे परेशान है दुनिया में? साख जो है वो इजराइल की तो घटी है, इसमें दो राय नहीं, कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए नेतन्याहू ने बार बार ये कहा है कि अगले 42 दिन में जब भी जरूरत पड़ेगी वो बमबारी करेंगे। अब हो ये रहा है कि नेतन्याहू ने अपने सरकार को इसी तरह से बचाया हुआ है कि नेसेट में उनको राइट विंग पार्टीज तभी तक मदद करेंगी जब तक कि वो हमास के ऊपर हमला करते रहेंगे। जो मोसाद है और शिन बेट है, उनका आकलन ये है कि हमास रिक्रूट कर रहा है, ये जग जाहिर बात है, हमास रिक्रूट, और मैं आपको बता दूं वहां रिक्रूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप जमीन पर जाएं तो हर घर से, गजा में हर फिलिस्तीन के घर से माँ अपने बेटे को कहती है तुम हमास ज्वाइन करो, बहन अपने भाई से कहती है तुम हमास ज्वाइन करो, बेटी अपने पिताजी से कहती है कि आप हमास ज्वाइन कीजिए, हर महिला अपने शौहर से कहती है कि आप हमास ज्वाइन करिए। ऐसा वहां पे रिवाज रहा है 70 साल पहले जब पीएलओ था, या जब अल्फता था, फता था, या पिछले 20 साल से जब से हमास है। वहां पर हमास को रिक्रूटमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग खुद अपने आप आकर हमास में दाखिल हो जाते। देखिए ऐसी कोई रिक्रूटमेंट रैली तो है नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम है, रिटन टेस्ट है, या कोई लिस्ट बनती है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर है। मोहल्ले में भाई मेरे दोस्त का बड़ा भाई हमास में है, कल कहता है तू भी चल, मैं भी चल पड़ा उनके साथ। तो जब मैं जाता हूँ हमास के कैंप में, मेरी उम्र समझिए, मैं गजा में एक फिलिस्तीनी लड़का हूँ, मेरी उम्र 12 साल है या 14 साल है, वो पहुंच जाते हैं हमास के यहाँ पर। कोई अटेंडेंस रजिस्टर तो है नहीं कि भाई देवनाथ प्रेजेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर ये मूवमेंट घर घर में है। ये जब तक हमने किसी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन को देखा नहीं है, मतलब ये समझना, जैसे भारत में मैं बताता हूँ नक्सलाइट मूवमेंट जब हुई थी, लोग
फक्र महसूस करते थे। कलकत्ता में अगर आप गली-गली में जाते थे, लोग फक्र महसूस करते थे। बहनें गर्व के साथ कहती थी कि मेरा भाई नक्सलाइट है। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर्स गर्व के साथ कहते थे कलकत्ता में कि मेरा छात्र जो है वो नक्सलाइट है। ये एक बहुत अहमियत रखती थी उनमें 1968-1972 की कलकत्ता की बात कर रहा हूँ। कि आईआईटी के छात्र गर्व के साथ कहते थे कि मैं आईआईटी खड़गपुर का छात्र हूँ और नक्सलाइट हूँ। ये गुरिल्ला मूवमेंट में एक चीज होती है, जमीनी पकड़। देखिए खालिस्तान की अभी हम हाल ही में हमारे आंख के सामने खालिस्तान मूवमेंट हमने देखा। पंजाब के घर घर में जब एक लड़का खालिस्तानी मूवमेंट ज्वाइन करता था पंजाब में, मैं 1980-1990 की बात कर रहा हूँ, तो पूरा गांव उसको फूल मालाएं पहनाता था। पूरा गांव आके, क्योंकि लड़के ने खालिस्तान मूवमेंट ज्वाइन कर लिया है, तो पूरा गांव लड़के के माता पिता की शानो शौकत में फूल मालाएं पहनाते थे। गुरुद्वारे में ले जाके लड़के, जो लड़का खालिस्तान मूवमेंट ज्वाइन करता था, गुरुद्वारा में उसकी माता पिता को बुलाकर शब्द पढ़े जाते थे, उसके माता पिता को सम्मान दिया जाता था। ये एक एक हम में से जो इन गुरिल्ला मूवमेंट्स को पढ़ चुके हैं, हमें सबको मालूम कि कोई इस तरह का आतंकवादी मूवमेंट जो जमीन में है, उनको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर घर में ऐसा होता है कि भी पैदा हुआ था तो इसने खालिस्तानी लेकिन बनना ही कैप्टन है, साहब इसकी पैदा वजह हुआ तो क्या है? इसने नक्सलाइट बनना ही है।